कहीं मैं जावे कैलाश कूट थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 ले पकड़ बम 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 ले मारते डंगा बोल लेन का फूस मोड़ा के बात में माचे सब कमस कर मैं जावे कैलाश कर थोड़ा बाजे डम मेरे मरम डालू पकड़ बम बम तेरा है बम बम तो सब नहीं तेरा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का हर रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर शमाया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत उस बोला मेरे मन में वास कर बड़ा दे भला भी कतापी अहंकार ना आनी बड़े प्रतापी भरम बने ना आनी करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशकारी आपी बट स्वांग रज जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ करती मान बटे जो कभी विफलता पर वरदान में पट में साफ कर ओड़ा मेरे ओड़ा पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी ओड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी ओड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी ओड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी ओड़ा मेरे ओड़ा मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी हेलो 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 मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून भाई की हाल चाल मेरे
भगवान आए हैं, बजाओ ढोल सावन में मेरे रब राम आए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, की हालचाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों, की हालचाल है। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून अमन, वेरी गुड आफ्टरनून पार्थ, वेरी गुड आफ्टरनून विशाल, वेरी गुड आफ्टरनून प्रणव, पारस, आदित्य, गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? गुड आफ्टरनून रेशमा, गुड आफ्टरनून। चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ फटाफट से। आज वाली क्लास हमारी जल्दी है, ठीक है। आज हमारी शाम को क्लास नहीं होगी, इसलिए आज मैंने आपके दिन में क्लास रख ली ताकि आपकी क्लास की छुट्टी ना हो। अच्छा, आज हमें करना क्या है, एक तो जो मॉक टेस्ट पेपर कल जो हमारा 15 नंबर के एमसीक्यूज बैलेंस बच्चे थे, एक तो वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 15 नंबर के जो हमारे एमसीक्यूज बैलेंस बच्चे थे, एक तो वो खत्म करेंगे। और जो भी मई 2025 में आपका पेपर बना था, उसका पहला क्वेश्चन जो 10 नंबर का था, उसको भी आज हम कोशिश करेंगे खत्म करेंगे जी। तो मतलब एक तो एमटीपी जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है वो खत्म कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो हमने कल वाली क्लास में खत्म कर लिए थे, ठीक है। फिर इस बार मई 25 में जो क्वेश्चन बना था, जो पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का, उसको भी आज हम खत्म कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, पहले एमटीपी वाला पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर क्या है जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आना जी। अब यहाँ पे केस सिनेरियो 1 आपको यहाँ पे दे रखा है, केस सिनेरियो 1। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जी। वो कह रहे जी, मिस्टर राजनाथ एंड कंपनी, है ना, राजनाथ एंड कंपनी। सर आरटीपी 25 के भी एमसीक्यूज करवा दो। 25 के तो एमसीक्यूज कर लिए थे हमने, सितंबर 25 की जो आरटीपी है उसके एमसीक्यूज तो कर लिए इसने। हाँ आई थिंक सितंबर 25 के एमसीक्यूज तो कर नहीं लिए जीएसटी के हमने, वो तो हमने पूरी आरटीपी की थी। क्या कहते हो? मेरे को याद आ रहा है सबसे पहले हमने वही तो की थी आरटीपी। एक बार मेरे को बताना अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या एमसीक्यूज बचे हैं उसके? मतलब मेरे को लग रहा है हमने खत्म किए हैं। जो बच्चे डेली देख रहे हैं वो मुझे बताएं, मेरे ख्याल से पहला कब का, सबसे पहले सेशन में ही। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, जो हमने सबसे पहले सेशन लिया था उसके अंदर वो खत्म हो चुके हैं जी। हाँ उसके अंदर उसके एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी उसके एमसीक्यूज करने हैं ना, तो स्टार्टिंग वाली क्लास देख लेना जी। आरटीपी तो हमने सबसे पहले की थी इस बार जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे, राजनाथ एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये बंदा जो है कर्नाटका का है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो कर्नाटका का है। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो कर्नाटका का है और वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है। फिर वो कह रहा है द फर्म हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इट्स टर्नओवर क्रॉस 1.5 करोड़ रुपए ऑन 9 मई ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हैड ऑप्टेड फॉर विड्रॉल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। क्या कहना चाह रहे जी? वो कह रहा है उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई थी। अब उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई थी तो 9 मई को उसकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस हो गई। अब 9 मई को उसकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस हो गई, तो 9 मई को जब उसकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस हुई तो वो नॉर्मल स्कीम में आ गया। अब वो किस में आ गया? नॉर्मल स्कीम में आ गया। अब जब वो नॉर्मल स्कीम में आया तो वो क्या क्लेम करेगा? आईटीसी क्लेम करेगा। अभी तक वो आईटीसी क्लेम नहीं करता होगा क्योंकि अभी तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था। आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं राजनाथ एंड कंपनी रिमूव गुड्स ऑन 10 जून फॉर डिलीवरी टू चंद्रा एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। चंद्रा एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइड इज कंफर्मेशन मेल डेटेड 15 दिसंबर। उसने 15 दिसंबर को कंफर्मेशन की है। याद है अगर हम गुड्स भेजते हैं अप्रूवल बेस के लिए, हेलो भाई साहब इधर याद करो, अगर हम गुड्स भेजते हैं अप्रूवल बेस के लिए तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है या इनवॉइस इशू करने की डेट क्या होती है? कि जब सामने वाला बंदा कंफर्म करेगा और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर।
भैया तो 6 महीने जहां पे खत्म हो रहे हैं वो, या जब उसने कंफर्म किया वो, इनमें से जो अर्लियर है वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई या इनवॉइस इशू करने की डेट बनेगी। हमें को सारे बच्चे बोलना उसने 10 जून को डिलीवरी किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसने कंफर्म कब किया जी? उसने कंफर्म किया 15 दिसंबर को, तो उसने आई थिंक 6 महीने के बाद कंफर्म किया। तो सिंपल सी बात, अगर 6 महीने के बाद कंफर्म किया होगा तो यहां पे इनवॉइस इशू नहीं करना, ये उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। जहां 6 महीने खत्म हो रहे हैं वो अर्लियर मेरा बन रहा है। 10 जून है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 10 दिसंबर को 6 महीने खत्म हो रहे हैं, तो अर्लियर जो है वो 10 दिसंबर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 10 दिसंबर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। आगे आओ। फिर वो कह रहा है फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट इज कॉम्प्रोमाइज, इट इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला कह रहा है जीएसटी पेड, ध्यान से, जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर पर्सनल पर्पस। लो जी भाई, पर्सनल पर्पस है। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, पर्सनल पर्पस है, तो पर्सनल पर्पस वाले केस में तो वैसे आईटी से नहीं मिलता, इसमें तो आईटी से मिलेगा नहीं। फिर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज और बीइंग ए टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी जो है वो 25 सीसी की है, 9,000 पे आईटी से मिलेगा ही नहीं। मोटर व्हीकल वाले केस में आईटी से मिलता ही नहीं है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आईटी से मिलेगा नहीं। इस केस के अंदर भी आईटी से मिलेगा नहीं इसको जी। फिर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वाले केस में आईटी से मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो, उस केस में आपको यहाँ पे आईटी से मिल जाएगा। आगे देखते हैं। जीएसटी पोर्शन वॉज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भाई साहब इसका भी तो आईटी से नहीं मिलेगा फिर भाई। जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड, आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अब जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है तो इसका भी आईटी से नहीं मिलेगा फिर तो, इसका भी आपको आईटी से मिलेगा ही नहीं फिर तो। अगर आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है तो उसका भी आईटी से नहीं मिलेगा जी, क्योंकि या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या आईटी से मिलेगा, दोनों में से एक चीज मिलेगी जी, है ना। बोलो क्या कहती हो, क्या कहती है जनता। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग, हाँ जी, ड्यूरिंग में राजनाथ एंड कंपनी हैज रिवर्स आईटीसी ऑफ 10,000 फॉर नॉन मेकिंग पेमेंट टू वेंडर विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। दिस पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, उसने पेमेंट जो क्लियर किया वो मंथ में की है, ठीक है जी। सर मोटर व्हीकल जो है वो बिजनेस में यूज कर रहा है तो आईटी से मिल जाएगा मेरे बच्चे। मोटर व्हीकल वो कहीं पर भी यूज करे तो भी आईटी से क्यों मिलेगा। हेलो भाई साहब, मोटर व्हीकल वाले केस में आईटी से क्यों मिलेगा, चाहे बिजनेस में यूज करे। 3 केस में आईटी से मिलता है बस, या तो उसका बिजनेस हो मोटर व्हीकल बेचने का, या वो ड्राइविंग स्कूल वाला हो, या पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहा हो। तो मोटर व्हीकल चाहे बिजनेस में यूज करे तो भी आईटी से क्यों मिलेगा उसको जी, नहीं मिलेगा आईटी से जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। तो वगैरह आउट ऑफ परचेज मेड एन आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग अर्लियर मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेल्ड ऑन सितंबर। अब यहाँ पे पेमेंट ड्यू फॉर 145 दिन 13,000 पे, फिर 199 डेज 15,000 पे, 99 डेज 20,000 पे। तो भाई 199 डेज तो 180 दिन के बाद तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है जी। 180 दिन तक पेमेंट नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद अगर पेमेंट होगी तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो 15,000 रुपए का आईटीसी यहाँ पे रिवर्स करना पड़ सकता है। अब पता नहीं वो आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा। कह रहा है राजनाथ एंड कंपनी रिसीव अकाउंटिंग सर्विस फ्रॉम प्रभु एंड कंपनी एंड एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड इन श्रीलंका। प्रभु एंड कंपनी इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस 1 सितंबर which was entered by राजनाथ एंड कंपनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 10 अक्टूबर, बट पेमेंट जो मिली है वो 30 सितंबर को मिली है, ठीक है। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इन इंट्रास्टेट, ये इंट्रास्टेट है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज कंडीशन एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर फुलफिल सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब देखो क्या कहते हैं अच्छा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो given above choose the most appropriate answer to question 1 to 5। आपको most appropriate answer बताने हैं इसके। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राजनाथ एंड कंपनी नीड टू फर्निश ए स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट और इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स ऑन द विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। भाई ये स्टेटमेंट कब तक देनी होती है, स्टेटमेंट 30 दिन तक देनी होती है।
स्टेटमेंट हमें भाई जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे स्टेटमेंट देनी होती है। अब एक बार बताना वो कन्वर्ट कब हुआ था, कन्वर्ट हुआ था आई थिंक 9 जून को ना, कब हुआ था वो 9 जून, हाँ 9 मई को हुआ था। तो 9 मई से 30 दिन तो 8 जून तक, तो 8 जून तक हमें कन्फर्मेशन देनी होगी जी। तो 8 जून तक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 30 दिन के अंदर हमें कन्फर्मेशन देनी होती है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। बताओ बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस राजनाथ कंपनी शेल इशू द इनवॉइस। बताओ इस अब इनवॉइस कब इशू करेगा, अभी मैंने आपको बताया 6 महीने और कंफर्मेशन विच एवर इज अर्लियर। तो 6 महीने खत्म हो रहे हैं 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन है यार। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ना सीख लो बस, मैं सही बता रहा हूँ सर। प्रोविजन तुम्हें सारे आते हैं, प्रोविजन तुमने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखे हैं, क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ लेना। मैं सही बता रहा हूँ जीएसटी में तुम्हारे 50 में से 45 नंबर भी जीएसटी में आ सकते हैं अगर तुम शिद्दत से करोगे जी। अगले पॉइंट पर आना चाहिए, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय राजनाथ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब एलिजिबल आईटीसी कितना है इस केस में जी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय राजनाथ एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब वो कितना एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे निकल के आ रहा है जी, कितना एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड इन द पास्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे तो यार बस एक 19,000 रुपये का क्लेम कर सकता है, बट वो तब क्लेम कर पाएगा अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहा। मतलब वैसे तो आंसर नहीं लाएगा क्योंकि वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं ना। जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। तो भैया वैसे तो वो 19 क्लेम कर सकता है, बट अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो नहीं क्लेम कर सकता जी। ठीक है नी। तो यहाँ पे अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा जी, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अच्छा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय राजनाथ एंड कंपनी। यहाँ पे वो हमें ये बताना है कि वो कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है, एलिजिबल कितना है। एलिजिबल पूछ रहा है वो, एलिजिबल पूछ रहे हैं। तो अगर देखो, अगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसकी दो इंटरप्रिटेशन है देखो जी। अब अगर वो एलिजिबल आईटीसी की बात कर रहा है तो भाई वो 19,000 रुपये एलिजिबल है क्योंकि 19,000 रुपये का वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, बट वो तब अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम ना कर रहा हो। अब अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहा है तो 19,000 रुपये का क्लेम नहीं है। बट यहाँ पे जो उसने एलिजिबल वर्ड बोला, तो एलिजिबल का मतलब यह कितना एलिजिबल आईटीसी है। तो एक बात बताओ, ऊपर वाले ये दोनों तो एलिजिबल ही नहीं है ना भाई, ये भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि पर्सनल पर्पस है, ये भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि आईटीसी ब्लॉक है। तो एलिजिबल पोर्शन जो है वो 19,000 रुपए का आईटीसी है, वो क्लेम कर सकता है, बट वो तब अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम ना करे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो एक बार इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका आंसर पता नहीं, इसका आंसर एक बार चेक करना जी। इसका आंसर मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका आंसर मॉक टेस्ट पेपर में क्या दिया है। एक बार इसका आंसर चेक करो, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे मेल आईडी खोलता हूँ, उसमें देखता हूँ आंसर। $19,000 दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने 19,000 रुपये आंसर दे रखा है, इन्होंने 19,000 रुपये आंसर दे रखा है कि भैया एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो वो अवेल कर सकता है, वो 19,000 रुपये का है। ठीक है, इन्होंने आंसर जो दे रखा है वो 19,000 रुपये का दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहा है तो एलिजिबल नील है, और अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर रहा तब जाके आंसर जो है वो 19,000 रुपये का है। ये बात ध्यान दो। अब सिंपल सी बात है, नहीं डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया फिर तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, फिर तो आईटीसी वैसे ही नहीं मिलना ना। अब यही फंडा समझ नहीं आ रहा मेरे को, इन्होंने ऐसा ही लाइन क्यों लिखी है भाई। जब इन्होंने ये लाइन लिख दी है, जब इन्होंने ये लाइन लिख दी है कि वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहा है अंडर इनकम टैक्स, तो फिर तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, फिर तो नहीं लाएगा जी। ठीक है जी।
तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है। तो अगर अगर यहाँ पे मैं एलिजिबल की बात करता हूँ तो मे बी उन्होंने एलिजिबल के बेस पे 19,000 दे रखा हो, बट अगर डेप्रीसिएशन है तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आईटीसी मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। सर हम एग्जाम में एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में डेप्रेशन वाला पॉइंट नहीं देखेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। शायद इंस्टीट्यूट कोरिगेंडम निकाल दे जी, क्योंकि ना वो कई बार कोरिगेंडम निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो कोरिगेंडम के अंदर वो सही आंसर दे देते हैं। बट अगर अगर वो सेम पॉइंट पूछ लेगा तो 19 कराना, फिर यही हो सकता है जी, ठीक है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो आंसर नहीं लाना चाहिए यहाँ पे जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इग्नोर इंटरेस्ट। आपको इग्नोर इंटरेस्ट करना है। अब कितना आईटीसी रिवर्स करेगा जी? सर शायद वो डेप्रिसिएशन की बात व्हीकल से रिलेटेड कर रहा हो। यार अब कैसे, एक बात तो ना, कंप्यूटर पे भी तो डेप्रिसिएशन मिलता है भाई। अब जब उसने यहां लिखा है, अब नीचे लिखा, तो भाई मैं तीनों की मानूंगा ना भाई। कंप्यूटर पे भी तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते ही है ना। कंप्यूटर पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते। कंप्यूटर पे याद करो, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो कितने परसेंट है? 40% रेट है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन तो इस पर भी है, इस पर भी है। हाँ, इनपुट सर्विस पर नहीं है। चलो बात समझ में आ रही है। तो मतलब चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहा है कितने का आईटीसी वो रिवर्स करेगा, तो भाई 145 दिन। इसका तो रिवर्स नहीं करेगा। इस 15,000 रुपए का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ड्यू हो रही है 199 डेज में। इसको भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, तो 199 डेज वाले को रिवर्स करना पड़ेगा। तो 15,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही निकल के आ रहा है। 15,000 रुपए का आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस इंपोर्ट बाय राजनाथ एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले केस में आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? एसोसिएट एंटरप्राइज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की है और जिस दिन पेमेंट आई है, विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर। अब आपने एंट्री पास कब की है? एंट्री पास की है 10 अक्टूबर को। पेमेंट कब आई है? 30 सितंबर को। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 30 सितंबर बनेगा जी। टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 30 सितंबर बनेगा जी, ठीक है जी। सर वो आईटीसी एलिजिबल पूछ रहा है, आईटीसी अवेलेबल नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूं, देखो अगर एलिजिबल वर्ड पे जाएंगे तो वो 19,000 हो सकता है, बट आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो वो एलिजिबल भी कैसे रहा? मतलब वही बात है ना, कंफ्यूजन है भाई। उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो जब डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो वो एलिजिबल ही नहीं रहा ना। पैसे एलिजिबल है, पर जब डेप्रिसिएशन है तो वो बाहर ही हो गया। 16(3) बोल रहा है कि आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगेन बोलूंगा, अगर वो एलिजिबल वर्ड यूज करेगा तो आप सेम आंसर दे के आना जो उसने आंसर दिया हुआ है। हम रिस्क क्यों ले, हम नंबर क्यों कटवाएं, ठीक है। सर 1 सितंबर नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले केस में ना टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करते हो और जिस दिन पेमेंट होती है उनमें से अर्लियर होता है। तो अर्लियर जो है वहां पे 30 सितंबर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 30 सितंबर है जिस केस में, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो 10 नंबर तो हमारे पक्के हो गए। 10 नंबर पक्के हो गए ना, 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहे हैं L&T लिमिटेड जनरेटेड ई-वे बिल, ठीक है, ऑन द 12 फरवरी ऑफ एट 2 बजे, ठीक है। इट्स ट्रांसपोर्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर। वैलिडिटी पीरियड बताना है कब तक होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब बताओ ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है वो 20 किलोमीटर पर डे होता है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 20 किलोमीटर पर डे है। तो अगर 20 किलोमीटर पर डे है तो 100 किलोमीटर है, तो 5 दिन हो गया, तो 12 13 14 15 16 17। तो भैया मिडनाइट ऑफ 17 18 फरवरी यहां तक आपका ई-वे बिल जो है वैलिड रहेगा जी। ये तो सिंपल है जी, आपका 17 18 फेब तक ई-वे बिल जो है वैलिड रहेगा। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। मिस्टर नरेश, ए सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इशू एन इनवॉइस ए कस्टमर एंड एरनेस्टली चार्ज ए हायर वैल्यू बाय 42,000। Such an invoice was issued on 28 अक्टूबर. Which document is required to be issued by the company in respect of invoice issued 28 अक्टूबर? बताओ जी। अब उसने वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली।
अब वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली, वैल्यू कम करनी है, तो वैल्यू कम करनी है उस केस में क्रेडिट नोट की बात होगी, डेबिट नोट की बात नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा जी। बताओ क्या सिंपल है यार, वैल्यू अगर ज्यादा चार्ज कर ली है। अब यहाँ पे देखो री, ट्रूथ इज गॉड ए रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीमाइस विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ ए रिलीजियस प्लेस वेयर इज एग्जम्प्ट। याद है 10,000 पर डे, तो 10,000 पर डे से कम होना चाहिए, तो 10,000 पर डे से कम होना चाहिए, तो 999 पर डे इतना। 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है, 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है, 10,000 पर डे से कम है तो एग्जम्प्ट है। तो 10,000 पर डे से कम जो बनेगा वो ये बनेगा 9999, इस केस में एग्जम्पशन मिल जाएगी। बोलो जी, खत्म जी, 15 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं जी। ठीक है जी सर, पेपर में भी ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे ना। राघव बात सुनो मेरी, आपको मैं मई 25 का पेपर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब मई 25 का पेपर है ना, वो इंस्टीट्यूट का ही होगा ना, मेरा तो होगा नहीं, इंस्टीट्यूट का ही होगा। तो अभी तुम पहला क्वेश्चन करोगे 10 नंबर का, तुम ही मुझे बता देना इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था। हर बार जिस बच्चे के पेपर होते हैं वो बच्चा हर बार कहता है कि हमारा अटेम्प्ट सबसे मुश्किल था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हाँ, शॉप वाले केस में 1000 की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब ये इस बार का पेपर है, ये लो, अब ये पेपर मई 25 का है। अब एक बार इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आना और चेक करना इसके आंसर में क्या आएगा जी। ठीक है सर, जैसे जैसे अटेम्प्ट पास आ रहा है थकान बढ़ती जा रही है, क्या कुछ एडवाइस देते? खाना पीना थोड़ा अच्छा करो, बाहर का खाना पीना कम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बस यही चीज है। मोबाइल पे कम से कम टाइम लगाओ, ये चीज है जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट का है जो भी पीछे अटेम्प्ट गया था, तो देख लेते हैं कि मुश्किल था या आसान था। आओ जी। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ने कहा था सर बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है सर समझ ही नहीं आया, कई बच्चे ये बोल रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है जी। MLM प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ए रजिस्टर्ड पर्सन इन उदयपुर, उदयपुर राजस्थान। तो एक कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है? उदयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। एंगेज इन द वेरियस लाइन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन अंडरटुक इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, मार्च 2024। अब ध्यान से करना चाहिए। अब यहां पे उसने आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, देखो कितना इजी कर दिया, आप समझो कितना इजी कर दिया। उसने आउटवर्ड सप्लाई अलग दे दी, इनवर्ड सप्लाई अलग दे दी, नहीं तो कितना मुश्किल बना सकता था वो भाई। आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई छांटना पड़ता। अब उसने मुझे अलग अलग ही बोल दिया कि भाई ये सप्लाई जो है वो आउटवर्ड है, ये सप्लाई जो है वो इनवर्ड है। अब देखना यहाँ पे कह रहे एडवांस रिसीव फ्रॉम मिस्टर गोकुल फॉर बिजनेस सपोर्ट सर्विस टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अब अगले महीने सर्विस देनी है, उसका मुझे एडवांस आ गया। तो सारे बच्चे बोल दो क्या सर्विस वाले केस में एडवांस चेक नहीं करते? नहीं, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक नहीं करते, बिल्कुल चेक करते हैं। अब सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं। एडवांस आ गया मार्च के महीने में, तो पीओटी अभी बन गया, तो जीएसटी लगेगा जी, जीएसटी लगेगा। अब भैया 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए पर यहां पर हमें जीएसटी लगाना पड़ेगा। बताओ क्या दिक्कत है? 2 लाख पर हमें जीएसटी यहां पे लगाना पड़ेगा। आगे देखो री, फिर वो कह रहा है प्रोवाइडेड कमीशनिंग सर्विस अंडर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट राज बिल्डर्स ऑफ जयपुर राजस्थान फॉर मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। याद करो जी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस एग्जाम्प्ट होती है अगर वो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए होती है। याद है वहां पे लिखा था अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा ना, अब तुम भूल गए होंगे, तुम्हें कुछ बोलना भी तो है कि पेपर मुश्किल था, भूल गए होंगे। याद करो प्योर लेबर वाली एंट्री जिसके ब्रैकेट में लिखा था अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो मतलब अगर वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो फिर वो टैक्सेबल है। तो ये वही तो है, अब ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो ये टैक्सेबल है, तो इस पे भी जीएसटी लगेगा जी। इस पे भी यहाँ पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, स्टॉक ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच इन जोधपुर राजस्थान और ब्रांच हैज सेम जीएसटीएन। बताओ, अब बताओ, ये पॉइंट तो हमने पहले भी किया है भाई, ये पॉइंट तो हमने अभी भी किया है, याद नहीं आ रहा क्या? सेम इंट्रा स्टेट
सेम जीएसटी नंबर है, सेल्फ सप्लाई है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बताओ क्या दिक्कत है? अगर वो दूसरी स्टेट में होता तो डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। स्वास्तिक आचार्य, एनी ब्राह्मण, मैं हूं ब्राह्मण, बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है जी? बोलो कुछ करना है? क्वेश्चन छोड़ दें? जो ब्राह्मण है उनको पेपर पास, खत्म, इंस्टीट्यूट डिग्री बांट रहा है, नालायक। यहाँ पे सेम स्टेट है, सेम स्टेट है, सेम जीएसटी नंबर है, तो वो सेल्फ सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है। तो अगर सेल्फ सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है तो सॉरी सेल्फ सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर है, इस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, तो इसमें यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर है आउटवर्ड सेल ऑफ गुड्स वेरियस अनरिलेटेड पर्सन जो है, अब इंट्रा स्टेट है, मार्केट वैल्यू 5 लाख, ट्रांजेक्शन वैल्यू 575। अब याद करो, हेलो ये वाला याद करो भाई साहब, ओए इधर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे क्या लगेगा बताओ, जल्दी बोलो। ट्रांजेक्शन वैल्यू पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा ना, याद है ना? मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करते, ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो 5,75,000 रुपए जीएसटी लगाने के जी। बताओ क्या दिक्कत है जी? ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आगे देखो, प्रोवाइडेड वेयर हाउसिंग सर्विस फॉर किडनी, किडनी नहीं आगे पढ़ लेना पूरा, किडनी बीन्स मतलब राजमा, रेड लेंटिल्स एंड अदर पल्सिस। तो पल्सिस की वेयर हाउसिस एग्जाम्प्ट होती है, पल्सिस थी वेयर हाउसिस तो एग्जाम्प्ट होती है, तो पल्सिस होते हैं उनकी वेयर हाउसिंग जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो ये जो है वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा जी, ये एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना? तो अब बताओ जीएसटी किस किस पे लगेगा? जीएसटी इस पे लगेगा, जीएसटी इस पे लगेगा, फिर उसके बाद जीएसटी इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, और ये वाली जो है वो एग्जाम्पशन में कवरेज। हाँ इसको मैं लिखवा दूंगा जी, इसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। आगे देखो फिर अगला, अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बस जो बच्चा गलत कर सकता है, जो बच्चा जो है वो गलत कर सकता है, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। कह रहे हैं रिसीव्ड कार रेंटल सर्विस फ्रॉम सरमन प्राइवेट लिमिटेड एन अनरजिस्टर्ड कंपनी इन उदयपुर एंगेज इन कार रेंटिंग सर्विस MLM Private Limited paid rent on monthly basis or cost of fuel also included in the monthly rent. Rate of GST and SGST 6% each है, 6% each है। तो पहली बात तो ये समझ लो, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे याद करो मैंने कहा था फॉरवर्ड चार्ज भी होता है, रिवर्स चार्ज भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन कौन सा लिया है। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे 5% वाला ऑप्शन है तो आरसीएम है, 12% वाला ऑप्शन है तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब इसने ऑप्शन जो लिया वो 6% ईच वाला लिया, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12% हो गया, तो आरसीएम तो है नहीं। और इवन आरसीएम तो वैसे भी नहीं है, आरसीएम तो वैसे भी नहीं है। आरसीएम कब लगता है? रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन है? सर्विस देने वाला है यहाँ पे सरमन प्राइवेट लिमिटेड, तो सर्विस देने वाली भी कंपनी है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड बट है तो कंपनी ना, सर्विस देने वाले है तो कंपनी। अब कंपनी है तो वैसे भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वैसे भी रिवर्स चार्ज था ही नहीं, और 12% वाला और इवन फॉरवर्ड चार्ज भी यहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्विस देने वाला ही अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहां पे उसने तुम्हें कंफ्यूज किया है ताकि बच्चा फॉरवर्ड चार्ज में कंफ्यूज हो जाए और ये वर्ड वो इग्नोर कर दे। बट अगर वो ये ध्यान से देखोगे, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज है, तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी तब लगता है जब सप्लायर रजिस्टर्ड हो। अब अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, वो चार्ज ही नहीं करेगा जीएसटी, तो इस पे जीएसटी की बातें भी नहीं होंगी। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला देखो जी, आगे है इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 7.5 लाख के गुड्स हैं, 2.5 लाख की सर्विस ही है, तो इस पे आईटीसी मिलेगा जी, इस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। आगे कंपनी पे कर रही है 50,000 की मिस्टर अजय को, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको सिटिंग फीस पे कर रही है। अब डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो भाई साहब इस केस में आरसीएम लगेगा जी,
अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा, तो 50,000 की वैल्यू पे हमें आरसीएम एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, उस केस में आरसीएम है, और वैसे भी वो सिटिंग फीस है। आगे देखो, कंपनी ने डोनेशन दी 4.5 लाख की टू ए लोकल ओल्ड एज होम, ए ट्रस्ट नोट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर सेटिंग ए वाटर कूलर एट ओल्ड एज होम विद द नेम ऑफ कंपनी एम्बेडेड ऑन द वाटर कूलर टू एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर द गुड कोज। तो गवर्नमेंट कह रही है यहां पे डोनेशन दी, अब पैसा दिया आपने वाटर कूलर पे आपका कंपनी का नाम है, बट कंपनी का नाम जो है वो सपोर्ट करने के लिए फॉर गुड कोज की सपोर्ट करने के लिए है, अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए नहीं है। वैसे डोनेशन पे जीएसटी लग जाएगा अगर क्विड प्रोको हो। क्विड प्रोको का मतलब क्या होता है, बदले में कुछ हो, बट यहां पर बदले में कुछ नहीं है। यहां पर कोई बच्चा कह रहा है सर कंपनी का नाम तो है, मेरे बच्चे कंपनी का नाम है बट मार्केटिंग थोड़ा करवा रहा है। कंपनी का नाम क्यों लिखा जा रहा है, ताकि लोग प्रेरित हो डोनेशन देने के लिए, गुड कोज के लिए, तो ये एग्जाम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं है। आगे सारी फिगर एक्सक्लूसिव जीएसटी है, सारी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर कुछ अलग लिखा है तो फिर वो है। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन ऑल कंडीशन आईटीसी वाले सेटिस्फाइड है। फिर गुड्स वाले केस में 12% रेट है, 6-6-12। सर्विस वाले केस में 9-9-18 है। नेट जीएसटी पेबल निकाल दो एमएलएम का, 10 नंबर में क्वेश्चन है। अब बताओ क्या दिक्कत है जी, आ जाओ एक बार क्वेश्चन करते हैं जी, इसको सोल्व करते हैं। आ जाओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वही यहाँ पे 3 टेबल बनेंगी जी, यहाँ पे 3 टेबल बनेंगी, आउटवर्ड मतलब लाइबिलिटी, फिर इनवर्ड आईटीसी, फिर नेट। तो लिखो यहाँ पे जी, सबसे पहला यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ MLM प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। अब यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू CGST, SGST, IGST। लो जी, सबसे पहला यहां पे लिख लो फॉरवर्ड चार्ज, जीएसटी पेबल अंडर FCM। FCM में जीएसटी कितना पेबल है जी। अब पहला पॉइंट यहां पे आएगा एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव हुआ आपको, एडवांस रिसीव फ्रॉम गोकुल फॉर बिजनेस सपोर्ट सर्विस। अब इसमें क्या होगा, टैक्स जो लगेगा, टैक्स एट द टाइम, टैक्स एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट रिसीव्ड सिंस एडवांस मोर देन ₹1000, एडवांस जो है 1000 से ज्यादा है, तो 2 लाख रुपए का है, और उसमें बोल रखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सर्विस वाला केस है 18,000 रुपये CGST और 18,000 रुपये SGST। IGST कुछ भी नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा फिर वो कह रहा है कमीशनिंग सर्विस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वाली कमीशनिंग सर्विस, कमीशनिंग सर्विस अंडर प्योर लेबर फॉर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स।
रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अभी हो जाएगी टैक्सेबल सिंस सच सर्विस फॉर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये सर्विस जो है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यू कितनी है? 5 लाख। अब 45,000 इसकी वैल्यू है, 45,000 इसकी वैल्यू है, 9% जी। पहला पॉइंट आ गया। फिर यहां पे आ रहा है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर। इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर। इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर जी। नोट ए सप्लाई सिंस सेम जीएसटीएन। ये सप्लाई में कवर नहीं होगी क्योंकि सेम जीएसटीएन है। तो यहां पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है जी? यहाँ पे कुछ, अच्छा इसकी वैल्यू जो है आई थिंक यहाँ पे वैल्यू उसने कितनी निकाली है इस वाले केस में? अरे विदाउट कंसिडरेशन है ना, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वैसे भी वो वैल्यू ही नहीं है। उसने 1,25,000 का अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पे तो लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी जीएसटी की बातें यहाँ पे होंगी ही नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे है हमारा इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 5,75,000 इसका 34,500 CGST, 34,500 SGST आएगा जी, 99%। ठीक है जी। उसके बाद जी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर पल्सिस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इसमें भी जीएसटी एग्जम्प्ट है जी, इसमें भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब ये मेरा आ गया फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी, टोटल एफसीएम लाइबिलिटी। अब एफसीएम में कितनी लाइबिलिटी आ गई जी? अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में चेक करूंगा, टोटल कितनी लाइबिलिटी आ रही है यहाँ पे? 18,000, 18,000, 45,000 और यहाँ पे आ रहा है 34,500। तो आ रहा है 97,500 जी, 97,500। और यहाँ पर भी 97,500 ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा जी। वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं आएगी ना, वैल्यू क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन बोल रहे तो वैल्यू नहीं आएगी। और वैसे यहाँ पल्सिस वाले केस के अंदर भी नहीं आएगी जी, एग्जम्प्ट है जी। ठीक है जी, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। उसके बाद अब यहाँ पे जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, जीएसटी अंडर आरसीएम। तो आरसीएम में सिर्फ एक वाला पॉइंट आएगा, बताओ कौन सा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो 12% वाला रेट है, और दूसरी बात सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम तो है ही नहीं। फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर जीएसटी की बात ही नहीं है। बट इस वाले केस में आरसीएम में जीएसटी आएगा, तो यहां पे लगेगा सर्विस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू कंपनी। अब वो कितने रुपए ले रहा है जी? यहाँ पे इंडिपेंडेंट 50,000 रुपये है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई 4,500 रुपये, 4,500 रुपये ये जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा। तो ये मेरा जो आ रहा है आरसीएम वाला आ रहा है जी, आरसीएम लाइबिलिटी 4,500 और यहाँ पे आ रहा है 4,500। अब यहाँ पे आ रहा है टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। अब टोटल कितना आ रहा है? 97,500 प्लस में 4,500, 97,500 प्लस में 4,500, तो आ रहा है 1,02,000। टोटल जीएसटी मेरे को देना है जी 1,02,000। ये मेरी टोटल लाइबिलिटी आ रही है जी। ठीक है जी, ये मेरी टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे आ रही है जी। अब यहाँ पे सेकंड टेबल बनाओ जी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी।
आईटीसी यहाँ पे कितना निकल के आएगा जी, आईटीसी हमारा कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अब यहाँ पे सबसे पहला वही वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कार रेंटल सर्विस, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा जी। हाँ आईटीसी मिलेगा डायरेक्टर के सर्विस पे, अभी आईटीसी वाले पॉइंट में लिखेंगे ना वो, तो कार रेंटल सर्विस पे नहीं मिलेगा जी। टैक्स इज नोट पेबल अंडर आरसीएम एंड एफसीएम ऑल्सो, एफसीएम ऑल्सो कहीं पर भी नहीं लगेगा, ना फॉरवर्ड चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में। उसके बाद फिर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, 7.5 लाख रुपए की उसने वैल्यू बोली है और 6% यहाँ पे है जी, तो 7.5 लाख का 6% आ गया 45,000 रुपये और 45,000 रुपये यहाँ पे हट गया। फिर उसने एक सर्विस की सप्लाई की है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, वो की है 2.5 लाख की। अब यहाँ 9% है, तो अगर 9% निकालेंगे तो 22,500 रुपये सीजीएसटी और 22,500 रुपये एसजीएसटी आएगा जी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50,000 रुपये की है, तो 4500 रुपये का यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, 4500 का यहाँ पे आईटीसी मिलेगा जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है डोनेशन, यहाँ पे आ रहा है जी डोनेशन, डोनेशन मेड टू लोकल ओल्ड एज होम। अब यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा जी, लिखो यहां पे जी, डोनेशन इज प्योर डोनेशन, सिंस डोनेशन इज प्योर डोनेशन, नो क्विड प्रोको, नो क्विड प्रोको एग्जिस्ट, कोई क्विड प्रोको एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब टोटल जो आईटीसी मिलेगा यहां पे आएगा टोटल आईटीसी, अब कितना मिलेगा जी यहाँ पे टोटल 45, 4, 5, 6, 6, 4, 6 और यहाँ पे 4500, 45, 65, 65 और 4, 69, 71, 72, 72,000 रुपये आ रहे हैं जी। 72,000 रुपये का सीजीएसटी मिलेगा और 72,000 रुपये का आपको एसजीएसटी मिलेगा, ये आपको आईटीसी मिल रहा है जी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, लास्ट टेबल बना दो, नेट जीएसटी पेबल निकाल दो। बताओ क्या दिक्कत थी भाई इस क्वेश्चन में, आप खुद सोच के बताओ क्या दिक्कत थी, बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन हमने इवन सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं जी। अब यहाँ पे देख लो जी, ग्रोस लाइबिलिटी, अब ग्रोस लाइबिलिटी पहले तो फॉरवर्ड चार्ज वाली, यहाँ पे कितनी आ रही थी फॉरवर्ड चार्ज वाली मेरी लाइबिलिटी, यहाँ पे 97,500 सीजीएसटी, 97,500 एसजीएसटी, आईजीएसटी है नहीं। अब आईटीसी इसमें से यूज कर लूंगा बस, 72,000 यहाँ यूज कर लिया, 72,000 यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ पे कैश लेजर से कितना आ गया 22,500 ये आ गया और 22,500 ये आ गया, प्लस में आरसीएम लाइबिलिटी 4500 रुपये, 4500 रुपये जी, तो टोटल नेट कैश, अब टोटल नेट कैश 22,500 यहाँ पे आएगा 22,500 प्लस में 4500, 27,000 रुपये ये आ गया, 27,000 रुपये ये आ गया जी, खत्म हो गया जी। नेट कैश इतना ही बनेगा, तो 97,500 में से 72,000 गया, 25,500 आएगा सॉरी, यहाँ पर 25,500, 25,500 प्लस 4500, 30,000 आएगा जी यहाँ पे, 30,000 रुपये आपका नेट कैश पेबल आएगा जी। लो जी,
30,000 पे नेट कैश पे बुलाएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है जी, जो भी मई 25 वाला एग्जाम गया है उसमें ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है 10 नंबर का। जो पहला ही क्वेश्चन है जीएसटी का वो ये वाला क्वेश्चन है जी। और ये क्वेश्चन हर बार कंफर्म आना ही आना है, मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना बने, बस ये पर ध्यान दो। इसमें हर बार ऐसा क्वेश्चन बनना ही बनना है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? डन, पैक करें, पक्का पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं। अब इसके ये क्वेश्चन तुम्हारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर है, तो आपने ऐसा करना है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं एक बार आपने वो सारे ट्राई करने हैं। एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखना कि क्या तुमसे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। कल हमारी क्लास जो होगी वो सेम टाइम पर होगी, कल हमारी रात को ही क्लास होगी, तो कल रात को हम कोशिश करेंगे अपना डिस्कस करने की। नहीं 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 नहीं, कल 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 की क्लास नहीं नहीं नहीं, कल की क्लास जो होगी वो सुबह होगी जी आपकी। हाँ, कल की क्लास आपकी होगी सुबह, तो कल आप नोट कर लो, कल सुबह हम क्लास रख लें, 9 बजे रख लें। आईटीसी वाला फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं जी, मैं आईटीसी वाला फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। कल सुबह 9 बजे रख लें, बोलो 9 से 10, बोलो 9 से 10 रख लें कल सुबह क्लास। चलो ठीक है, तो कल फिर ऐसा करते हैं, कल सुबह 9 से 10 रख लेते हैं आज। ठीक है, कल सुबह की क्लास जो है वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम कल सुबह की क्लास रखते हैं। तो कल हमारी क्लास जो है वो 9 से 10 बजे तक है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी रेगुलर बैच है प्रणव, उसके बाद ना फिर मेरी रेगुलर बैच की क्लास है, मैं उसके बाद रख लेता, बट उसके बाद मेरी ना रेगुलर बैच की क्लास है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब आईटीसी वाला पॉइंट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बच्चे का डाउट है सर वो आईटीसी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। मेरे बच्चे आईटीसी वाला पॉइंट वो ये बात कहना चाह रहा है, जो आपका ये कार वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना आप, ये वाला। अब यहाँ पे जो आईटीसी का पहला पॉइंट है वो कार रेंटल सर्विस। थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब आप आरसीएम पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस पे आरसीएम लगेगा, बट आरसीएम तब लगेगा अगर उसने 12% वाला इनवॉइस नहीं इशू किया होगा। अगर 12% वाला किया तो फॉरवर्ड चार्ज है। और दूसरी बात, आरसीएम तब लगेगा जब सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो। अब यहाँ पे जो रेंटिंग और पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देने वाला है वो तो कंपनी है ना, चाहे वो कंपनी अनरजिस्टर्ड है। ये रहा त्रिशूल, ये रहा, ओ त्रिशूल गिर गया भाई साहब। चाहे वो कंपनी जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अब अगर चाहे वो कंपनी अनरजिस्टर्ड है बट गवर्नमेंट करी है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट ना, तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम तो वैसे ही नहीं है, आरसीएम तो वैसे ही नहीं है। फिर बात करो फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज भी एप्लीकेबल क्यों नहीं है? फॉरवर्ड चार्ज भी एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और जब सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज भी कैसे लगेगा? ठीक है ना, जब जीएसटी नहीं लगेगा तो आईटीसी का तो मतलब ही नहीं है। भाई आईटीसी किसका मिलेगा? पहले जीएसटी तो दें, जब जीएसटी नहीं है तो आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है ना, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो ये बात कहना चाह रही है जी बस। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में जी। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में। एक बार मई 25 वाला पेपर पूरा सोल्व करने की ट्राई करना, फिर हम मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। बात ध्यान दो, ठीक है ना, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, 9 से लेकर 10 बजे तक। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।